ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये पार्ट 2 जो मीटिंग की है इसकी रिकॉर्डिंग एक्चुअल में जब क्लास ली गई तो मैं नहीं कर पाया बाय मिस्टेक। तो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, और बाकी मैंने उसमें इनफैक्ट थोड़ी प्रैक्टिस ही कराई थी, तो वो प्रैक्टिस आपको नोट्स देख के भी समझ में आ जाएगी। तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं समझा दे रहा हूँ, इसकी वीडियो अलग से बना के। तो स्टार्ट करते हैं। इस मीटिंग के अंदर सेकंड मीट फॉर 4th जून लेक्चर ऑन द टॉपिक हमारा चल रहा है डेरिवेटिव। तो पीछे अभी तक हमने फर्स्ट मीटिंग में 3 रूल सीखे हैं, रूल 1, 2 एंड 3, और अभी हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 में क्या करना है? इफ आई हैव y equals to u by v where u v are डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन एक तो ऐसा है कि आप सीधा dy by dx को एज ए रूल याद कर लें। और याद रखने का तरीका क्या हुआ कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर और एज इट इज डिनोमिनेटर को रखा हमने, और न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन, और बीच में आएगा माइनस। आप याद करिए प्रोडक्ट में बीच में प्लस आया था, तो माइनस आपको याद रखना है कि डिवीजन के केस में यहाँ रिवर्स हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना है, u आगे और v पीछे, यानी कि जिसकी डिफरेंशिएशन हमने पहले नहीं की थी उसकी डिफरेंशिएशन यहाँ करनी है। तो ये बेटा हो गया रूल नंबर 4। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया sin x ओवर x आ गया सपोज, जिसमें आप इसे u मान सकते हैं, इसे v मान सकते हैं। तो इसका dy बाई dx निकालिए, एक्स स्क्वायर एक्स, वही ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने यूज किया है एज इट इज। आप अब चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख ले, उसके बाद वैल्यूज को भर दे, एक ही बात है, पर उससे आपको थोड़ा आसानी मिल सकती है। ठीक हो गया। सो देन dy बाई dx ऑफ बिलो पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको सॉल्व भी करना है। सो दिस इज द आंसर। अब इसके अंदर एक चीज मैंने और समझाई थी कि क्या रूल नंबर 4 को रूल नंबर 3 से किया जा सकता है। इज रूल 4 कैन बी डिराइव्ड यूजिंग रूल 3? तो जवाब है यस, पर इसको डिराइव करने के लिए हमें एक चेन रूल समझना होगा। तो पहले उसको समझ लेते हैं। चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, इसको आपको फाइंड तो करना है dy बाई dx, पर ये फंक्शन जो y का लिंक है वो डायरेक्टली एक ऐसे फंक्शन के साथ है जिसके अंदर u आ रहा है, और u क्या है, u भी एक फंक्शन है जो x पे
एक्स पे डिपेंडेंट है। सो अच्छी बात क्या हुई इसमें कि आप इसको मानेंगे u इज ऑल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है और वो x पे डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं साइन u और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आप डायरेक्टली जो अभी तक आपने जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला सीखा था साइन का कॉस, वो यहाँ पर इनकम्प्लीट माना जाएगा, कंप्लीट आंसर आपका नहीं निकलेगा। तब आप क्या करिए, तब आपको एक चेन रूल की हेल्प लेनी होगी। सो बाय चेन रूल आप dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिकली लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है बिकॉज du और du हमने अपने मन से ऊपर और नीचे इंट्रोड्यूस किया। सो मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल। पर इससे बेटा फायदा हमें ये हो गया कि अगर ऐसे केस आते हैं तो हम देखिए फायदा, आप y की जगह साइन u को लिखिए और du वाला हिस्सा पीछे आ जाएगा, ठीक है। और साइन u का आंसर क्या होगा, cos u, और du बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। सो कहने का मीनिंग कि वो जो फॉर्मूला था, आप दोनों में फर्क समझिए, कंपेयर करते। अगर मेरे पास y साइन x होता तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बन रहा है, ओनली cos x। पर जैसे ही मेरे पास y साइन u की फॉर्म लेगा तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, cos u, और साथ में ये एक्स्ट्रा इसके साथ ये फैक्टर आ जाएगा। और ये क्यों आया वो आप यहाँ से उसको कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो फार्मूले हमने स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने याद किए थे इस तरीके से, तो ये फार्मूले थोड़े से लिमिटेड हैं। अगर हम इसको इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में याद करें, इट इज ओनली वैलिड अगर इट इज ओनली वैलिड, एक स्टेप और लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x। So it is only valid if this x matches with this x। तो इन फ्यूचर के लिए मैंने सभी को समझाया और इस रिकॉर्डिंग में भी इस चीज को मैं डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम इन फॉर्मूले को इन जनरल याद करें तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि इन जनरल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू को कैसे याद करना है, कॉस यू और डी यू बाई डी एक्स। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस u की जगह अगर कुछ और आ जाए, ले लो एग्जांपल, देखो हम इतने हिस्से को भी, इतने हिस्सा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा तो रिपीट होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये रिपीट होता जाएगा। जो चेंजेस आएंगे वो इस हिस्से में आते हैं, इसलिए ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। इतने हिस्से की अगर हम बात करें तो अगर बेटा u की जगह पहली बात तो यहाँ t आ जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा cos t। और लास्ट में अब आपको ये बात समझनी है, नीचे वाला x वैसे ही रहा, ये वाला t यहाँ पर आएगा। आप कंपेयर करिए कि भाई u की जगह क्या आ चुका है, यहाँ पे u की प्लेस पे यहाँ पे t आ चुका है, तो यहाँ पे t आएगा। एक और एग्जांपल ले लो,
अगर dy बाई डी एक्स साइन जेड आता है तो साइन का कॉस होगा, ये हमें कैसे याद है? साइन का कॉस होगा, ये हमने जो कल आपको टास्क दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसकी हेल्प से साइन का कॉस होगा, वो यहाँ पे आ गया। जो भी एंगल है उसको रिपीट करना है, जितना भी एंगल है उसको रिपीट करना है। रिपीट एंगल, और उसके बाद लास्ट में जो भी एंगल की यहाँ पे पोजीशन है उसको आपने डिफरेंशिएट कर देना है। दैट्स द इजी वे टू लर्न सच काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें छोटा सा चेंज और कर दूं मैं, अगर नीचे x की जगह t आ जाए, ऊपर x आ जाए तो क्या होगा? तो बेटा ये x और t सिर्फ पोजीशंस है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। साइन का भी कॉस, एंगल रिपीट, और लास्ट में एंगल का क्या होगा? जो भी एंगल पोजीशन पे है उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इस समय नीचे क्या है? t है इस समय वेरिएबल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हम कहेंगे वी हैव टू लर्न, ये इसको एज ए नोट मान लो, वी हैव टू लर्न ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूले इन जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में हमेशा क्या होगा? ये वाले हिस्से को इंक्लूड करना है। सो एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जनरल फॉर्म की। सो देखिए, ये जो येलो शेडेड है ये मैंने एडिशनल यहाँ पे एडअप कर दिया, एडअप इन द सेंस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। यहाँ एडअप कहने का ये मीनिंग है, इंक्लूड कर दिया। और ये क्यों आया था? पीछे चेन रूल में मैंने समझाया, ड्यू टू द चेन रूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और चेन रूल मैथमेटिकली इक्विवेलेंट था, इसलिए आप इसको गलत नहीं कह सकते, ये तो आना ही चाहिए। अब बार बार आप चेन रूल ना लगाओ, तो ये मैंने आपको इजी तरीका सिखा दिया इसको याद करने का, पर इसका ओरिजिनल तरीका है बाय चेन रूल, ये पूरा कंसेप्ट बनेगा। सेकंड आपके पास रिलेशन है डी बाई डी एक्स, साइन एक्स अगर आता है इसको कैसे याद करेंगे? कॉस एक्स डी एक्स बाय। अच्छा एक चीज और है, बाई चांस आपको याद नहीं रहा और ये एक्स एक्स मैच हो जाता है और आप ये स्टेप लगा देते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको मालूम है, या तो आप इसको कैंसिल कर दो या तो आप इसका एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी, ये आंसर 1 ही आएगा। सो बेटा दैट्स व्हाई द जनरल मेथड इज मोर गुड इन नेचर, इट कवर्स ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो आप सभी फॉर्मूलेज को इस जनरल टेक्निक से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फायदे में रहेंगे। कि मैं कुछ करके दिखा दे रहा हूं तो आप इनसे समझ जाइए कि करना कैसे है। आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो पहला रिजल्ट है ये तो वही वाला जो आपने याद किया था कल, स्टैंडर्ड वाला, इट्स ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। बस इतना ध्यान रखना, एंगल रिपीट होगा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ आएगा। और ये फैक्टर एक्स्ट्रा आपने ऐड करना है इसके अंदर, इंक्लूड करना है, इंक्लूड दिस। ठीक है, टू इंक्लूड एडिशनल। तो ऐसे ही बाकी हिस्सा मैंने सभी को ही होमवर्क दिया है कि बाकी आप फॉर्मूले अपने कन्वर्ट कर ले इस वे में। अब देखिए, अब हम पोजीशन में हैं कि ये जो रूल 4 वाली जो डिफरेंशिएशन है, क्या इसको हम
अपने प्रोडक्ट की हेल्प से क्या सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो पहला स्टेप तो मैंने लगाया, इसमें v को ऊपर ले आए ताकि ये प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट रूल फॉर्म। अब आप यहाँ पर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लगाइए। आई होप प्रोडक्ट रूल लगाना आपको आ चुका होगा। सो अब देखिए, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो ऊपर सिखाया है जनरल मेथड, वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पावर डिफरेंशिएशन होगी, -1 आगे, उसमें एक और माइनस, और लास्ट में dv/dx। ये जो अभी चीज समझाई थी मैंने कि ये पीछे एक एडिशनल पार्ट आएगा, वो यहाँ देखिए आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई करिए अब आप। और सिंप्लीफाई करिए। एलसीएम लें। तो आप देख पा रहे हो, इसको हम थोड़ा और अच्छे से सेट करके लिखें तो ये वही फॉर्म बन गई आपकी d/dx ऑफ u/v। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशिएशन का एक आपको क्वोशिएंट का डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये एक्सप्रेशन फाइनल बन जाएगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर के लिए आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लें, तो वो ज़्यादा आसानी से आप लगा पाएंगे इसको। बाई चांस अगर भूल जाएं तो ये एक बैकअप प्लान रखें कि हम प्रोडक्ट मेथड से भी डिवीजन वाले रूल को निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात यहाँ तक की? अब इससे आगे एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है तो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सवाल इसमें पूछा गया फाइंड dy/dx। सो आई होप कि यहाँ मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूँ और आपको चूज करना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है इसकी dy/dx के आंसर की। सो एक तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ये मैं बेटा सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप अपने स्टेप सॉल्व कर सकते हैं और इससे मैच करिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ, आपको डिसाइड करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली करेक्ट है या ये राइट हैंड साइड वाली करेक्ट होनी चाहिए dy/dx के लिए। हमें इस एक्सप्रेशन का, इस फंक्शन का dy/dx निकालना है। दूसरी पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x। हाँ जी बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x इंटू 1। आपको एक बार इसको, जो बच्चे इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं वो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करें
और अपने आंसर को मैच करें कि उनके हिसाब से dy/dx ये वाला होना चाहिए, इस टेक्निक से होना चाहिए या इस टेक्निक से होना चाहिए। तो एक बार पहले वो करो और उसके बाद आप देखिए कि कौन सा सही है। तो बेटा मेरे पास जवाब जो आए थे एक्चुअल क्लास के अंदर, उसके अंदर सभी ने, ज़्यादातर ने, मोस्टली ने इसे सही माना, जबकि ये गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके एवरीवन, तो जो इसकी आज की क्लास की जो थर्ड मीटिंग है, उस मीटिंग में आप डिटेल में जान पाएंगे कि ये वाली ऑप्शन क्यों सही है और हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि इसे ही हम क्यों सही माने और इसे क्यों गलत माने। तो इसके लिए आप मेरी इस आज के लेक्चर के थर्ड मीटिंग वीडियो को आप इसके साथ कंटिन्यूटी में आगे देख लें। और इसके साथ मैंने आगे का 3 दिन की छुट्टी अनाउंस की है। उसके बाद 8 जून से क्लास स्टार्ट होगी सेम टाइम पे, और तब तक के लिए 3 दिन के लिए मैंने बहुत सारा होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। तो वो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। और अगर कोई बच्चा, कोई नया बच्चा जो हमसे लाइव क्लास में नहीं पढ़ता है और वो भी चाहता है कि अगर उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलें करने के लिए, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि उसको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये क्लासेस उसके लिए और यूज़फुल हो जाए। तो ज़रूर हम ऐसे बच्चों को कोई टेक्निक से वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, पर जब डिमांड आएगी ये कोशिश हम तभी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके।